ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्वीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए, और आज काफी सारी ऐसी बड़ी खबर है जिसकी चर्चा करनी है, देख ही सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ी डिटेल में और जाएंगे। उसके बाद ट्रेड टेक अवे की चर्चा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन टेक्निकल सारे डेटा देख के एक समरी बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बाजार का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। जिन लेवल पे आप हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप बाजार का स्ट्रक्चर समझ गए तो स्ट्रेटजी बनाना बेहद ही आसान है, जो हम सेकंड भाग में बनाएंगे इस वीडियो के। और तीसरे भाग में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि बॉस कहां पे स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। अगर आप पिछले 3 दिन की स्ट्रेटजी देखोगे, सेम है यार, सेम स्ट्रेटजी है। इनफैक्ट आज भी सेम ही स्ट्रेटजी होने वाली है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली कौन से लेवल्स पे कहां पे हमें शांति रखनी है, कहां पे हमें एंट्री करनी है, कहां पे एंट्री नहीं करनी है, सारी चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल निकालेंगे। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो, स्पेशली कल का वीडियो यार बहुत लंबा हो गया था, मैंने बना लिया तो देखा इतना लंबा है, तो किसी भी पार्ट पे अगर आप स्किप करना चाहते हो, टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में है। किसी पार्ट पे आप स्किप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, स्क्रिप्ट नहीं होती है वीडियो की। एक तरह से मैं पूरी रिसर्च करता हूं हर दिन, और फिर यहाँ पे आपके लिए एक तरह से इसकी समरी बना लेता हूं। बट बोलना क्या है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो कई बार बोलते 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 वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो कल के वीडियो के लिए मैं कहूंगा यार सच में बड़ी बहुत लंबी थी। एनीवेज, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं। देखो, इजराइल वाला वॉर, अब कल चर्चा चल रही थी क्या होगा, क्रैश होगा। कल हमने इसके बारे में बताया था। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया था कि यार मेरा मानना है कि इस वॉर की वजह से कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है। सिर्फ एक कंडीशन है कि वॉर की वजह से बाजार पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो है जब अरब वर्ल्ड, ईरान जैसे देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए। और वो जब तक आपको क्लियर कट दिखता नहीं है होते हुए, मतलब ऐसा नहीं होता है कि इजराइल ईरान पे कोई 2-3 मिसाइल मार दे या ईरान उस पर मिसाइल मार दे, तब तक ये वॉर का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होने वाला है। और रीजनिंग मैंने दी थी, क्योंकि ये दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये सिंपली उसी टाइप का है जैसे कल को भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया था। भाई हमारा ही क्षेत्र था, हमने उस क्षेत्र में कुछ बदलाव किए, वहां पे भी यही समस्या थी टेररिस्ट की, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बेसिकली इजराइल में जो हमला हुआ है वो किसने किया है? किसी देश ने किया है? नहीं। फिलिस्तीन क्या है? इजराइल के अंदर ही छोटे छोटे पोर्शन है। अगर आप देखोगे, अगर उसको सही से ना बोल के, छोटे छोटे पैचेस हैं इसराइल के अंदर। जैसे हमारे यहाँ एक तरह से कश्मीर था, हॉट स्पॉट मान लो। और उसमें कौन सा संगठन है? हमास है, जो एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमला किया था। तो एक देश लड़ रहा है अपने भीतर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। सिंपल बात है, वो इजराइल है। इजराइल जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश है, जिसका बहुत ज्यादा ग्लोबल स्तर पर प्रभाव है, इसलिए ये चीज इतनी खबर पे आ रही है। लेकिन अगर इसका क्रक्स देखोगे तो क्या हो रहा है? एक देश अपने भीतर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निपटा रहा है, और उस पर एक तरह से टेररिस्ट हमला हुआ है, अगर बिल्कुल सिंपल बेसिक शब्दों में बोलूं तो इस युद्ध का कल भी हम चर्चा करें तो इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, और अब सब लोग बोलेंगे जब निफ्टी में बड़ी रिकवरी आई है। सवाल ये, रिकवरी क्यों आई है? आपने देखा कि डाउ जोन्स ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। सवाल है क्यों नहीं किया। देखो, यूएस में जो उनकी फेडरल रिजर्व है ना, मैं आपको लगातार चर्चा कर रहा था, मेरे जो मेजर टेक अवे होते हैं वो यही बात करते हैं कि यार महंगाई, इंटरेस्ट रेट, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, यही तो 4 चीज रोज 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 चर्चा करते हैं ना, कोई बदलाव नहीं आता है। उसके बीच में कभी इजराइल हमास ये सब आता रहता है, लेकिन बड़ी खबर तो यही है। और हमारा फोकस तो बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हुआ कि यूएस का फेडरल रिजर्व है ना, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, उनके यहाँ फेड है, तो उनके फेड में भी तो कई सारे मेंबर्स है ना। एक चेयरपर्सन है जिनका नाम आपने सुना होगा, जेरोमी पॉल साहब, लेकिन उनके अलावा भी तो बहुत सारी कमेटी में लोग हैं ना। तो वो जो बाकी लोग हैं उनमें से कोई दो ने बयान दे दिया, और अच्छा बयान दे दिया कि लग रहा है इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेगा। जो बॉन्ड यील्ड हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज भी लिखी हुई है, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.8 पे है। तो उनका कहना था यार ये पहले ही से बड़ी हाई है, तो उतना स्पेस बनती नहीं है बढ़ाने की, या जितना हम बढ़ाते वो बाजार ने पहले से डिस्काउंट कर लिया। इस टाइप से उनका बयान था, तो इसको स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव लिया। आप कैसे लोगे? कल हम चर्चा कर रहे थे इसराइल और ये जो हमास का वॉर है, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखो,
यूनाइटेड स्टेट्स में उनके जो कमेटी है, उनके 2 सदस्य जिनका नाम भी हमें नहीं पता, मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा। उनका ये बयान आ गया कि इंटरेस्ट रेट हो सकता हो अब आने वाले पॉलिसी में ना बढ़े, तो वो भूल गए इज़राइल वाला वॉर। उनको लगा बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट यार आज मैं देख रहा था कि यूएस के डिफेंस स्टॉक्स में क्या हुआ है, सर्च करो ना, रेथियन टेक्नोलॉजी, इस टाइप के जब आप इनके डिफेंस स्टॉक्स को देखोगे तो 9-10% बढ़ के आए हैं। तो स्टॉक मार्केट को क्या प्रभाव पड़ता है भाई? रशिया यूक्रेन में कब से 2 साल, पौने 2 साल हो गया युद्ध करते हुए, स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। नहीं फर्क पड़ता है भाई, इन लोग जो डिफेंस सेक्टर के लिए तो अच्छा ही हो जाता है ना ये। खैर एनीवेज, सिंपल बात है, उनके 2 कमेटी के बयान भारी पड़ गए युद्ध पे, और यही चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसका एक तरह से आज आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है। वी आर नॉट सरप्राइज्ड। अच्छा, दूसरी बात है, डॉलर इंडेक्स 105.2 पे है, काफी नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के नीचे आना बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए। इनफैक्ट जो आप भाग रहे हो ना, बड़ा रीजन यही है। उसके पीछे आप कुछ भी कह लो, बहुत लोग बताने लगेंगे हजार चीजें। हमारा फोकस क्लियर है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, क्रूड, बस। वॉर ये वो हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जब वॉर की वजह से इंपैक्ट पड़ना होगा ना, तो आपको क्रूड ऑयल 95 के ऊपर दिखाओ, तब मैं मानूंगा वॉर का कोई इंपैक्ट है। सिंपल, जो कल बात कही थी वही है। डॉलर इंडेक्स 105 पे आ चुका है। ध्यान रखना है एक चीज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, 105.6 के आसपास है, यही सपोर्ट लेवल है। अगर आप चाहते हो और ज्यादा तेजी हो, इनफैक्ट आप क्रिटिकल लेवल को ब्रेक करके लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ो, आप डॉलर इंडेक्स को 104 105 के नीचे गिरा दो, 104 की तरफ बढ़ा दो, आपकी जो निफ्टी है, आपकी जो डाउ जोन्स है, उसमें आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। इसमें गिरावट क्यों आई है? कल उनके बयान की वजह से आई, वो बड़ा रीजन है। एक छोटा रीजन है कि यार इजराइल ने भी काफी, आई थिंक $30 बिलियन के डॉलर्स को बेचा है ताकि अपनी करेंसी को वो मेंटेन कर सके। तो उसका भी प्रेशर हल्का सा पड़ रहा है आपके डॉलर इंडेक्स के गिरने पे, रीजन दे रहा है। लेकिन मेजर क्या है, इन दोनों के बयान कि इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेंगे। अगर आपका इस पर डिटेल में सवाल होगा, ये फंडामेंटल सारी बातें हैं, डिटेल में भी जरूर लेंगे। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.8 पे है, बिल्कुल बैलेंस है, इसके ऊपर जाने को रेडी नहीं है। इसके नीचे गिरती है तो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में, जो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है और हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आप बुल्स हैं, डॉलर इंडेक्स, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आपकी दुश्मन है। ये ऊपर जाएगी, आप ऊपर टिक नहीं पाओगे। ये नीचे जाएगी तो संभावनाएं बढ़ेंगी आपके ऊपर जाने की। बिल्कुल आपके दुश्मन है, आप अपने दुश्मन को ट्रैक करो, बाकी छोड़ो, दिमाग नहीं लगाना है वॉर पे। अच्छा, वॉर पे दिमाग नहीं लगाना है क्यों? क्रूड ऑयल 87 पे नहीं बढ़ रहा भाई, युद्ध के बाद भी नहीं बढ़ रहा। सबसे बड़ा इंडिकेटर युद्ध में क्या हो रहा है, उसके लिए आपको ये न्यूज चैनल नहीं देख रहे हैं भाई। मैं कल देख रहा था, मेरे पापा देख रहे थे वॉर मतलब न्यूज देख रहे थे, तो वहां पे यार न्यूज में चिल्ला चिल्ला बता रहे हैं, ये देखिए यहां से मिसाइल मार दिया है, और पीछे से युद्ध वाला सायरन बजा रहे हैं। मतलब क्या, मतलब शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड इतना कम हो चुका है ना न्यूज मीडिया का, तो बड़ा खराब है यार। उससे हजार गुना अच्छे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, इतना बढ़िया बताते हैं, इतनी गहराई में बताते हैं, इतनी बढ़िया एनालिसिस देते हैं, उसी के सामने आप कोई न्यूज चैनल देखो, लगता है कि यार 30-40 पॉइंट मेरी आईक्यू पॉइंट कम ना हो जाए। तो कुछ सीखना है तो यूट्यूब इज मच बेटर। एनीवेज, मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आपको युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव देखना है तो क्या देखोगे? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पिछले एक हफ्ते में 12% गिरा था, कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे, और युद्ध की वजह से हल्की सी बड़ी और अपनी गिरावट को अपने तेजी को मेंटेन नहीं कर पाई। अगर इस युद्ध का सच में कोई प्रभाव है, पिछले एक हफ्ते में 95 से 95 पे ट्रेड कर रहा था और 84 पे आ गया था, तो अगर वहां से हल्की सी जंप आ रही है, तो इसके लिए इजराइल वाली वॉर की भी जरूरत नहीं है। 12% एक हफ्ते में गिरे हो तो थोड़ा बाउंस बैक आएगा ही आएगा, इसको नेचुरल देखूंगा। जिस दिन युद्ध की वजह से आपकी क्रूड ऑयल 95 उसके ऊपर जाने लगेगी, 92 के ऊपर जाने लगेगी, तब से मैं मानूंगा कि हाँ, युद्ध का कुछ ना कुछ प्रभाव है। दूसरी बात है, ये कब जाएगी? ये तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके अरब नेशन, मिडिल ईस्ट इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। और कौन से देश की सबसे ज्यादा संभावना है इन्वॉल्व होने की? ईरान की। तो आप इस पे न्यूज, अगर आपको कुछ ट्रैक भी करनी है, और ये युद्ध से मान लो आपको लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में प्रभाव होगा, आपकी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने के बाद ही मैंने एनालिसिस दिया, वरना तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। मैं सिंपल कहता हूं, आप क्रूड पे नजर रखो, 92 के ऊपर जाएगा तब सतर्क होंगे, उसके पहले नॉर्मल मानेंगे, क्योंकि 12% पिछले हफ्ते गिरा था। दूसरी बात है,
जब आप सुनोगे कि रशिया इजराइल, बार बार रशिया और यूक्रेन वाला याद आ रहा है, सॉरी यार, उससे उभर नहीं पाए, एक और युद्ध हो गया। जब तक आपको सुनाई नहीं देगा प्रॉपर विथ ठोस एविडेंस, ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, ठोस एविडेंस के साथ कि इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया या ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया या कोई बहुत बड़ा अरब नेशन जो बाकी है, मान लो सऊदी आउदी, जो मुझे नहीं लगता इन्वॉल्व होंगे, अगर हो गए तो फिर दिक्कत है, वरना तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसा होगा तो क्रूड ऑयल आपको भागते हुए नजर आएगा, 95 पे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिगर है। हमारी थ्योरी तब तक वैलिड है जब तक ये नहीं होता, और इसके होने की संभावना फिलहाल अभी कम दिख रही है। अभी तो नहीं हो सकता है, जब हमास से पूरी तरह लड़ ले इसराइल, फिर कहे कि ईरान बेटा जो तुम समर्थन किए हो तब तुम्हें बताते हैं। ये सब हो सकती है, ये सब स्पेक्यूलेशन है, लेकिन एज अ ट्रेडर हम स्पेक्यूलेशन पे चल नहीं सकते हैं, हमें डेटा पे चलना है। तो हम लोग डेटा किस तरह से देखेंगे? प्रॉक्सी पे, क्रूड दिखाओ, डॉलर इंडेक्स दिखाओ, 10 ईयर बॉन्ड डील दिखाओ, ये आपको संकेत दे देगी। जब कुछ होने वाला होगा तो उससे पहले हल्का सा संकेत दे देगी, तो हम तो रेडी हैं। उसके अलावा रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, टीसीएस के कल नतीजे हैं, डेल्टा कॉर्प के भी नतीजे आने वाले हैं, तो अब रिजल्ट का भी प्रभाव पड़ेगा। अब हम थोड़ा इधर उधर की बातों से मेन फंडामेंटल कारणों पे आएंगे और देखेंगे किस टाइप के नतीजे हैं। अच्छा, उसके बाद कल 11 अक्टूबर को रात में 11:30 बजे, यानी इसका प्रभाव कल तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन पड़ेगा। फेड की मिनट ऑफ मीटिंग आएगी, यहां पे एमओएम लिखा है, मॉम यानी मम्मी मत समझिएगा, इसका मतलब है मिनट ऑफ मीटिंग आएगी। मिनट ऑफ मीटिंग क्या होता है यार? ये बड़े लोग हैं ना, जब कुछ भी बयान देते हैं, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आके मुंह से बोल देते हैं प्रेस में और वो हो जाता है ना। वहां पे एक पर्सन रहता है जो कि सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, और हर एक सदस्य ने क्या बात कही है उसको रिकॉर्ड करता है। उस चीज को कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आती है। ये बाजार के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाजार वाले ना हर चीज में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनके शब्द पढ़ के हम लोग गेस करने का प्रयास करेंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फोकस करेंगे इस पे। वैसे भी आप डाउ पे इतना ज्यादा फोकस करते हो, उसको देख के पता ही चल जाएगा। आइए अब ट्रेड टेक अवे में आते हैं। लंबा था न्यूज, इस बार काफी सारी न्यूज से चर्चा करनी थी। ट्रेड टेक अवे की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्मार्ट रिकवरी जरूर आई है, बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है, हम सरप्राइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो मानते थे वॉर का कोई इंपैक्ट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एनीवेज, अब क्योंकि आप जिस लेवल पे हो ना, वहां पे हम सतर्क रहेंगे, शब्द पे ध्यान देना, सतर्क रहेंगे। किसी भी हायर लेवल से अंधाधुन एंट्री नहीं कर लेंगे, क्योंकि आज ग्रीन कैंडल बन गई है। जैसे कल रेड कैंडल बनी थी तो हम बेरिश नहीं थे, वैसे ही आज बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन हम किसी भी लेवल से, हायर लेवल पे स्पेशली, एंट्री के पक्ष में नहीं है। हम लोग वेट करेंगे हल्की सी करेक्शन का। रीजन है क्यों क्यों वेट करेंगे? सबसे पहले आप रेजिस्टेंस के लेवल के पास हो, ये चीज जब हम टेक्निकल पे आएंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। एक तो टेक्निकल से आता है, दूसरी बात है ऑप्शन चेन से भी देखोगे ना, पुट कॉल रेशियो थोड़े हायर साइड पे है, निफ्टी का तो स्पेशली हल्का सा और हायर साइड पे है। तो जब आप और ऊपर मान लो गैप अप खुल जाते हो ना, तो थोड़ा सा ओवर बॉट टेरिटरी में आते हो, तो उसकी वजह से होगा क्या, या तो टाइम पास करोगे वहां पे, और अगर आप उस समय खरीद लेते हो तो आपकी प्रीमियम खत्म हो जाएगी, अगर आप कल की एक्सपायरी या परसों की एक्सपायरी का खरीदते हो। वरना क्या होगा, हल्की सी डिप आएगी। तो बेटर है कि यार उस हायर लेवल पे खरीदना, एक डिप का इंतजार करें। मैंने इतना बोल दिया तो स्ट्रेटेजी आपको यहीं से क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन मतलब पूरी ओवरऑल आप समझ ही गए हो। पुट कॉल रेशियो हाई है, रेजिस्टेंस के पास हो, तो क्या करेंगे, सतर्कता मेंटेन करेंगे, लेवल से ही काम करेंगे, और लेवल सारी चीजें निकालेंगे कहां से, सारे डेटा पॉइंट देखेंगे ना। एफआईआई डीआई का डेटा हमेशा की तरह मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। कहां पे करूंगा यार? इंस्टाग्राम में कल भी किया था अपलोड, यहाँ पे आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल डेटा था। अच्छा, एक डेटा का बात अगर आपने कल देखी थी, ये डेटा तो वॉर और इस खबर की वजह से कल इतना स्टॉक मार्केट गिरा, बेचा किसने? मैं बोल रहा था ना, रिटेलर्स का ही हाथ है इसमें। डीआईआई ने तो भाई सबसे बड़ी खरीदारी कर ली, 2600 करोड़ की खरीदारी की है। उसके सामने एफआईआई ने भी कुछ नहीं बेचा है भाई। जितना इनका सेल फिगर है उतना तो ये नॉर्मली, आई मीन उससे ज्यादा नॉर्मली बेच देते हैं। तो वॉर का इंपैक्ट तो एफआईआई पे भी नहीं था, डीआईआई ने तो इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज किया। बेचा किसने? कल हम लोग बात कर रहे थे, रिटेलर्स ने। क्यों? क्योंकि पैनिक मचाया जाता है, ओवर एनालिसिस, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। जो खबर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उसको स्टॉक मार्केट के संदर्भ में 4 तरीके से बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा? व्यूज आते हैं बॉस, व्यूज आते हैं, और आप लोग की भी डिमांड रहती है। बट
एक जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट खबर जरूरी नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट हो स्टॉक मार्केट के लिए भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा अलग चलता है ना। स्टॉक मार्केट के क्या है, क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी खोजता है। कोविड इतना खतरनाक समय था यार, बहुत बुरा था, उससे बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट पूरे डिकेड में नहीं हुई। स्टॉक मार्केट भाग रहे थे उस समय। रशिया यूक्रेन वॉर यूरोप का सबसे बुरा इवेंट है, अभी भी चल रही है वॉर, स्टॉक मार्केट भाग रहे हैं बॉस। एक एनालिसिस जियोपॉलिटिकल टर्म्स में जरूरी नहीं है वो स्टॉक मार्केट के लिए भी उसी तरह से रीड किया जाए। इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं, और पुराने एक्सपीरियंस तो देखते हुए हम लोग समझ ही गए। एनीवेज, एक समरी बनाते हैं और फिर डिटेल में चलते हैं। डिटेल में कहाँ, टेक्निकल पे जाएंगे, ऑप्शन चेन पे जाएंगे, लेवल्स और स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें अब आगे आने वाली हैं, बट ओवरऑल पूरी कमेंट्री सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम लोग पॉजिटिव थे, सेम स्ट्रेटजी पे ऑपरेट करते हैं, ऊपर सावधान भी रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है। नीचे आएगा तो एंट्री भी करेंगे, ऊपर जोश में नहीं आएंगे, नीचे मिस आउट नहीं करेंगे। क्या लाइन है। समरी, टेक्निकल, निफ्टी की न्यूट्रल है। आप कहोगे न्यूट्रल कहां से है, इतनी शानदार कैंडल बनाई है निफ्टी ने। मैं आज की कैंडल को देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल कल के लिए बोल रहा हूं। एक दिन आगे का सोचना पड़ेगा ना, जो हो गया वो तो आपको भी दिख रहा है, जो हो सकता है वो देख के बता रहा हूं। न्यूट्रल इसलिए रखे हो क्योंकि बहुत मजबूत, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हो, इसलिए इसको न्यूट्रल रखिए, बाकी कुछ नहीं है। आज की कैंडल पॉजिटिव है, ओवरऑल कल का देखते हुए बोल रहा हूं। ऑप्शन चेन तो पॉजिटिव है बिल्कुल क्लियरली। एफआई का डेटा अपडेट कर दूंगा, कब, 9 से 10 के बीच में, कहां, इंस्टाग्राम। बैंक निफ्टी टेक्निकल न्यूट्रल है, अगेन सेम, अच्छी रिकवरी आई है लेकिन रेजिस्टेंस के लेवल के पास हो, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के पास हो। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पॉजिटिव की जगह न्यूट्रल है, क्योंकि ये थोड़ी बैलेंस है। ऑप्शन चेन में आएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। तो अब क्या है यार, फिर डिटेल में चल ही देते हैं, इतना डिटेल डिटेल बोल दिया मैंने। निफ्टी के टेक्निकल पे देखोगे तो एक शानदार ग्रीन कैंडल बनी है यार, आज की कैंडल है तो बड़ी पॉजिटिव। ये कौन सी कैंडल है, ये बुलिश मारुबोजो है। आप कहोगे सर, है तो इसकी विक, ऊपर विक भी बनी हुई है, हमने तो पढ़ा था विक नहीं होती है। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बॉडी टू विक रेशियो देखोगे तो ऑलमोस्ट आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इसलिए ये बुलिश मारुबोजो का दर्जा दूंगा, बड़ी शानदार है। जहां ओपन हुई वहीं से तेजी की और बिल्कुल डे हाई पे जाके ऑलमोस्ट बंद हो गई। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कितने वॉल्यूम पे हुई है, टेक्निकल में वॉल्यूम को इग्नोर थोड़ी करते हैं, सिर्फ कैंडल देख के नहीं होगा ना। वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम है, ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शनल वॉल्यूम नहीं है। अगर यही वॉल्यूम एक्सेप्शनल वॉल्यूम होते, पिछले 1-1.5 हफ्ते के हाईएस्ट वॉल्यूम होते और ज्यादा वॉल्यूम होते, तो फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कि ये जो बड़ी रेजिस्टेंस जिसका सामना आप करने वाले हो वो आप निकाल दोगे, लेकिन एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से। सपोर्ट की बात मैं लगातार कर रहा था, 19500, इनफैक्ट 19525 से ये सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 19300 पे तो बेस्ट सपोर्ट है, इनफैक्ट बेस्ट एंट्री पॉइंट है, चर्चा कर ही रहे थे। क्यों है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो एक चैनल की सपोर्ट है जिसकी टॉप 19500 के आसपास आती है। क्यों, क्योंकि यहां पे बाजार ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन बिल्कुल अंग्रेजी शब्द है, लगता है बड़ी अच्छी चीज है, हिंदी में बोले तो इसने टाइम पास किया है। बार बार यहाँ पे देखा गया है कि जब भी आता है तो बुल्स की एंट्री होती है, और आपने आज भी देख लिया और इसकी चर्चा पहले से कर रहे हैं। दूसरी बात है, आज रुका कहां, 19700 के आसपास रुका ना। 19700 आप देखो, लगातार इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। ये पर्पल चैनल है यार, लगातार बना हुआ है, कहां से एग्जिस्ट करता है, 19680 के आसपास से शुरू होता है और 19725 तक जाती है। ये चैनल है। चैनल क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहां से गैप छूटा था, और अगेन बार बार यहां पे माइनर रेजिस्टेंस लेता है, मतलब अच्छी रेजिस्टेंस हो है, लेकिन ऐसी नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकती, ये ब्रेक हो सकती है, लेकिन फिर भी यहां पे रुका। ये पहली रेजिस्टेंस है, इसको R1 कह लो, लेकिन इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, ये लगभग 19800 के आसपास आती है, R2, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीचे जाओगे और सारी चीजों को हटाओगे, मेरे चार्ट पे थोड़ी भसड़ है, लेकिन आप फोकस करो इस ब्लूइश चैनल पे। ब्लूइश चैनल दिख रहा है ना, कैसे बनाया गया है। आप अगर ये जो रीसेंट रैली हुई है ना, जहां पे आपने निफ्टी में लो बनाया था, उन दोनों लोस को उसके टॉप से जोड़ोगे तो एक ब्लूइश चैनल आता है, यानी बड़ा ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। एक दिन मैं आपको शायद परसों के वीडियो में, वॉर वाले वीडियो से एक दिन पहले, मैं आपको फ्राइडे के वीडियो में शायद समझा रहा था कि डाउ थ्योरी, 3 ट्रेंड एक साथ चलते हैं, वही चीज है। फिर से नहीं बताऊंगा, उसमें टाइम मैंने लिया था, बट बेसिकली ये ब्लूइश चैनल और बड़ी ट्रेंड पॉजिटिव है। इस बड़ी पॉजिटिव ट्रेंड की जो रेजिस्टेंस आती है वो 19800 के आसपास आती है, इसलिए ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर है, आपको टेक्निकली ये चीज नजर आ रही है।
उसके अलावा तो आपने देखा ना यार, दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हो अब आप, और इस तरह के अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट में, हाई पुट कॉल रेशियो में आप रेजिस्टेंस के पास हो, तो क्या करना है, ब्रेकआउट की ऑप्टिम उसको नहीं सोचना है, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, एकदम कूदने नहीं लग रहा है कि हाँ हाँ आज पड़ गया तो अब बिल्कुल भाग ही जाएगा। नहीं यार, भाग जाएगा तो देखेंगे ना, हम वेट करेंगे, आप ब्रेकआउट दे दो, उसकी कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे, ना कि ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करते हुए ट्रेड करेंगे। अच्छा क्यों करेंगे, मान लो मिस आउट हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरा तो मिस आउट हो गया। बॉस, जब ये कैंडल बनी थी आपकी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी 19300 के पास, हमने बिल्कुल क्लियरली बोला था यहां पे हम वेट नहीं करेंगे, यहां पे हम बिल्कुल एंट्री करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एंट्री के लेवल है। तो कहां पे प्रीएम्प्ट करना चाहिए ना, वहां प्रीएम्प्ट भी करते हैं। कल का वीडियो देखिए, जहां पे प्रीएम्प्ट करना चाहिए था वहां प्रीएम्प्ट भी किया। यहां ब्रेकआउट की प्रीएम्प्शन नहीं करेंगे, मतलब पहले से अज्यूम नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट हो जाएगा, जब हो जाएगा तो करेंगे एंट्री, कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट होती है तो ऐसा नहीं है कि फिर तुरंत गिर जाएगा, फिर वो लंबा जाएगा, फिर वो लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो मैं कहता हूं अगर मैं 50 से 100 पॉइंट देने को तैयार हूं कंफर्मेशन अपनी कंफर्म करने के लिए कि ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, मैं 100 पॉइंट नहीं कमाऊंगा, 300 पॉइंट आगे पकड़ लूंगा, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स को 400 पॉइंट कमाने दो, ठीक है, उनके पास पैसा भी ज्यादा है, उनकी पॉकेट भी डीप है, वो ज्यादा लॉस भी ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, तो हम कंफर्मेशन की वेट करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आज ट्रेंड दिखा, मतलब बड़े दिन बाद ट्रेंड दिखा, एक तरफा ऊपर गया है बाजार, अच्छी रिकवरी आई है यार, रिस्पेक्टेबल है। ये चीज आपको ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन आजकल बड़ी विचित्र हो गई है। एक दिन पूरी बेयरिश होती है तो मैं कहता हूं कि नाना ट्रस्ट नहीं करना, एक दिन बुलिश हो जाती है फिर मैं कहता हूं नाना ट्रस्ट नहीं करना है। आज आप देखोगे पूरी बुलिश तो नहीं है, लेकिन बुलिश साइड पे टिल्टेड है, काफी ज्यादा टिल्टेड है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर के लेवल पे सावधान रहेंगे। अगेन सेम बात है, अब क्यों करेंगे ऐसा, सबसे पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आएगी ऑप्शन चेन देगा, लेकिन पहले सपोर्ट की बात, क्योंकि नीचे आएगा और हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम तो एंट्री करेंगे, तो हमारे पास लेवल्स होने चाहिए। ऑप्शन चेन कहती है सबसे बड़ी सपोर्ट, ऑप्शन चेन कहती है, शब्दों पे ध्यान दो, ओवरऑल नहीं, क्योंकि हम तो सारे डेटा देखते हैं, टेक्निकल ऑप्शन चेन सब मिला के, लेकिन ऑप्शन चेन कहती है, और इसकी इज्जत तो करता ही है, हमारी एनालिसिस में 33% वैल्यू रखता है ऑप्शन चेन, तो बहुत मतलब मेरी एनालिसिस का बैकबोन मान लो। सिर्फ टेक्निकल नहीं देखता हूं, सिर्फ ऑप्शन चेन नहीं देखता हूं, सिर्फ एफआईडीआई इंस्टीट्यूशन के डेटा नहीं देखता हूं, सारी चीजें मिला के करते हैं। इसीलिए यहां पे देखोगे पहली सपोर्ट है 1 करोड़ 20 लाख, मतलब भाई बुल्स तो ऐसा लगता है बिल्कुल उनको पता ही चल गया कि अब युद्ध नहीं होगा। कल परेशान थे युद्ध युद्ध के लिए, आज इनको लगता है कि युद्ध युद्ध क्या है भाई, कुछ नहीं है, खत्म, भूल गए। 1 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओवरनाइट चले गए हैं, अब इनको डर नहीं लग रहा। या तो ये इंस्टीट्यूशन होंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, एफआईआई का डेटा से कंफर्म कर लेंगे, हो सकता हो ये इंस्टीट्यूशन हो। जब अगर ये इंस्टीट्यूशन हुए तो हमें पता चलेगा इनको कुछ ना कुछ पता है, हमें नहीं पता वो खबर क्या है, हम तो रिटेलर है, हमें क्या पता, उनको पता होता है ना, वो तो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, उनको कई बार बड़ी बड़ी खबरें पता होती है। क्या पता उनको पता हो कि फेडरल रिजर्व की मिनट ऑफ मीटिंग में जो खबर आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है, हो सकता है उनको पता हो, हमें आपको नहीं पता है, लेकिन उनकी पोजीशन पहले से आपको नजर आ जाती है। तो ये हम डेटा देखेंगे कि एफआईआई ने आज क्या किया है, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओवरनाइट और 94 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के आज जुड़ना, मुझे लगता है कि यार इसमें इंस्टीट्यूशन का हाथ होना चाहिए, वरना तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो देख लेते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर लगभग 19700 एट द मनी है, यहां पे बराबर बराबर है, लेकिन डिफरेंस क्या देखना है। सोचो ये युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध होता जैसे आपका इजराइल और हमास का युद्ध है ना, ये भी तो बुल्स और बियर्स का युद्ध है। अच्छा कहां पे युद्ध चल रहा है, 19700 पे जहां पे आप चल रहे हो, तो 19700 पे आप दोनों तरफ के सैनिकों को देखो, बुल्स और बियर्स दोनों सैनिक को देखो। बुल्स के साइड जो आर्मी है वो 60 लाख की आर्मी है, आप कहोगे ठीक है। बेयर्स के साइड जो आर्मी है वो 55 लाख की आर्मी है, आप कहोगे ठीक है यार बराबर है। अब आप नोटिस करो, बुल्स के साइड जुड़ने वाले 51 लाख सैनिक हैं आज के आज, यानी ओवरऑल सेना लगभग 60 लाख की है, और उसमें से 51 लाख यानी 51 लाख आर्मी के सैनिक आज के आज जुड़े हैं। यानी, और आप इंसान की फितरत जानते हो, आदमी उसी साइड जुड़ता है जिस साइड जीतने की संभावनाएं होती है। कोई हारने वाली टीम के साथ जुड़ना चाहता है क्या, नहीं ना। और आप देखो बेयर्स के साइड 9 लाख सैनिक कम होके आए हैं। तो ये आपको बता रहा है कि ठीक है यार 19600 आपकी बड़ी सपोर्ट है और मोमेंटम बुलिश साइड पे है।
ऊपर के साइड 19800 आपकी अच्छी रेजिस्टेंस है, ये कल तक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी, आज सबसे बड़ी नहीं रही। ओवरऑल यहाँ पे 67 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, R1 कहूंगा और मैं कहूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी, और स्टार भी इसी पे लगाऊंगा, भले ही ऑप्शन चेन नहीं कह रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन तो बदल भी जाएगी, कल पोजीशन बन जाएगी, कल को एक निगेटिव खबर आएगी, सारे बुल्स भाग जाएंगे, मतलब हल्की सी निगेटिव खबर, हल्की सी डिप पे भाग जाते हैं उन लोग। हाँ, इसीलिए लेवल से काम करना है। ऊपर आज बेयर्स को देखोगे तो 20,000 पे हाईएस्ट पोजीशन है, और हाईएस्ट पोजीशन ऑलमोस्ट ऐड हुई है 20,100 पे। इसलिए कह रहा हूं इतनी दूर की पोजीशन जब भी ऐड होती है ना, ये पोजीशन एक तरह से हेजिंग वाली पोजीशन होती है, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को हेज करने टाइप की पोजीशन होती है, या जब क्लैरिटी नहीं होती है, किसी एक साइड बहुत झुकाव होता है, तब इस टाइप की पोजीशन होती है। इसीलिए ऑप्शन चेन मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टिल्टेड है, बैलेंस भी हो सकती है, जिस टाइप की पुट कॉल रेशियो पे ऑपरेट कर रहे हो, जितने रेजिस्टेंस के पास ऑपरेट कर रहे हो, जिस टाइप की ऑप्शन चेन है, सारी चीज कह रही है कि ऊपर के लेवल पे 19750 19800 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो मैं तो सावधान रहूंगा, मैं कहूंगा ना ना ना, आराम से देखेंगे तुम क्या कर पाते हो। हाँ, 19825 के ऊपर जाके क्लोज दे दो तो चले जाएंगे यार, फिर तेजी करेंगे, छोड़ दूंगा वो 50 पॉइंट में, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि जब खरीदना था तब एंट्री किया, इस समय कंफर्मेशन करेंगे। अच्छा, पुट कॉल रेशियो भी देख लो 1.3, क्या ओवर बॉट है, बहुत ज्यादा खरीद लिया है? नहीं। क्या ये ओवरबॉट हो जाएगी? हाँ, अगर बड़ी गैप अप हो जाती है तो ओवरबॉट हो जाएगी। इस टाइप की अनसर्टेन माहौल में, जिसमें एक दिन आप युद्ध की बात करते हो, एक दिन आप बिल्कुल भूल जाते हो, भागने ही लगते हो, इतनी हाई पुट कॉल रेशियो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं देती है। मैं चाहता हूं कम हो जाए, और कम कैसे हो जाएगी? या तो टाइम पास कर ले, जिस लेवल पे उसी लेवल पे आप लगभग 20 30 50 पॉइंट ऊपर नीचे करके टाइम पास कर लो, ये करेक्ट हो जाएगी। जितने भी तेजी वाले हैं, मंदी वाले हैं, वो अपनी पोजीशन काट पुट के बराबर कर लेंगे, ये नीचे आ जाएगी, तब बढ़िया है। या हल्की सी डिप आ जाए, आप डिप करके 19600 के आसपास भी आ जाओगे तो भी ये करेक्ट हो जाएगी। तो गैप अप पे सावधान रहेंगे, लेकिन डिप पे एंट्री भी करेंगे और पुट कॉल रेशियो को देखते भी रहेंगे। ये ओवर बॉट हो जाएगी अगर गैप अप होती है, तो ध्यान रखना इस पे, इग्नोर नहीं करेंगे इसको। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। आज तो जबरदस्त, कल बेहद घटिया थी, आज बहुत ही अच्छी है। एक दिन में सेंटिमेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल रोलर कोस्टर बन जा रहे हैं। आज आप देखोगे एक शेयर गिर रहा था, उसके सामने 4 शेयर बढ़ रहे थे, मतलब अलग जोश है भाई, अलग जोश है। और कल उतनी खराब थी। निफ्टी 50 की बात करोगे, आज 45 शेयर ऊपर है और 5 शेयर सिर्फ नीचे गिरे हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। और कुछ भी कहो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे तो हमारी फोकस थी, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी कहता है कि यार आराम से, थोड़ा आराम से। विक्स में देखो ऐसी कोई गिरावट नहीं आई, आज इतनी तेजी की हो आप, कल 10% विक्स बढ़ी थी, आज कितनी गिरी है? 1% गिरी है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो अभी भी आपको कहती है कि ऑप्शन प्रीमियम बढ़ चुकी है, इतने सस्ते ऑप्शन अभी नहीं है, और ऑप्शन खरीद के आप लेवल से पैसा बना पाओगे, लेकिन कभी भी एंट्री, कभी भी कल जिसने पुट खरीदी होगी उसका तो नुकसान हुआ होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि जब आप जिस टाइप का ट्रेड हुआ किसी भी लेवल से कुछ भी कर दोगे, कल की गिरावट के बाद ओवरनाइट पुट खरीद के चलेगा, पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। रिस्क तो है, वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है, ऑप्शन की जो कीमत आप चुका रहे हो ना, जिसे ऑप्शन की प्राइस कहते हैं, वो ज्यादा है, विक्स बढ़ने पे होती है, ये अनसर्टेनिटी भी बढ़ाती है, और इसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ती है। तो आप लेवल से काम करोगे तो पैसा बिल्कुल बनेगा, दोनों साइड पे बनेगा, लेकिन बिना लेवल से काम करोगे तो रिस्क काफी है ऑप्शन बायर्स के लिए अभी फिलहाल। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहां से चलते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी की तो चर्चा कर लिया, बैंक निफ्टी पे आओगे यार, क्या डिफरेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी? कोई डिफरेंस नहीं है। एक अच्छी सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, इसकी विक थोड़ी सी बड़ी है, तो बुलिश मारूबोजो कहने में मैं शर्मा रहा हूं, लेकिन आप कह दोगे तो मैं कहूंगा ठीक है, बट मैं तो शर्मा रहा हूं। अच्छा, इसकी वॉल्यूम देखोगे तो ठीक है, एवरेज वॉल्यूम पे हुई है। बेसिकली हुआ क्या है, कल वॉर 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 करके पैनिक मचा दिया, नीचे गिर गया गैप डाउन। आज भूल गए वॉर, गैप को फिल कर दिया, और कुछ काम नहीं किया इसने, गैप फिल किया है। आप देखो, कल एक परसों एक डोजी बनी थी, कल गिरावट के बाद नीचे सपोर्ट पे आया, आज उस गैप को फिल कर दिया। इसने कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, कोई काम आम नहीं किया, बस गैप भरा है, ऐसे देख लो। ऊपर आप रेजिस्टेंस के पास हो, ये 44,500 से 44,600 के है। कल भी मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा था, कल की भी एनालिसिस आप देखोगे या लिखा हुआ देखोगे तो इसी लेवल पे स्टार था। क्यों था? क्योंकि यहां पे यार जैसे निफ्टी में हमने देखा ना 19,500 से 19,300 वो एक चैनल है, वैसा एक चैनल, सेम चैनल आपका बैंक निफ्टी में भी है, जिसकी स्टार्ट 44,500 से होती है। यहाँ पे कई बार
पहले बुल्स की एंट्री होती थी जब ऊपर से आते थे, अब नीचे से आ रही तो रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेक जरूर हो सकती है। उसके बाद सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जैसे आपने निफ्टी में देखा एक ब्लूइश चैनल है, लॉन्गर ट्रेंड में वो 19800 के आसपास रेजिस्टेंस आती है। यहां पे आप देखोगे ये लेवल लगभग 44,900 के आसपास आता है, ये ब्लूइश चैनल की रेजिस्टेंस, वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, और वो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी डेफिनेटली होगी। आइए ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन निफ्टी जितनी टिल्टेड नहीं है बुलिश साइड पे, यहां पे थोड़ा सा बैलेंस बना हुआ है। तो बैलेंस बना हुआ है तो परंपरा क्या कहती है, पहले सपोर्ट की बात करेंगे। 44,000 बिगेस्ट सपोर्ट, 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, काफी अच्छा है। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 44,200 पे ऐड हुए हैं जो कि लगभग 30 लाख है, और यहाँ पे ओवरऑल 36 लाख है। अगर आप ये सारी चीजें सुनने में कंफ्यूज हो गए हो तो एक लाइन में बता देता हूं, बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई है। 44,000 यानी अंग्रेजी में बोले तो 44,000 के आसपास आने पे बुल्स की एंट्री होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है S1, और क्योंकि अच्छी रिकवरी दी है तो यहां पे स्टार बना देता हूं, लेकिन इसको नीचे के साइड थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। ये आप 43,900 से 44,000 तक की रेंज ऐसे मान सकते हो, और सबसे बड़ी सपोर्ट है। और बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर हाईएस्ट पोजीशन है। उम्मीद करता हूं समझ गए हो। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की बात आप करोगे 44,500 पे, R1 है, पहली रेजिस्टेंस है। यहां पे देखोगे हाईएस्ट बेयर्स बैठे हुए हैं, लगभग आपके 49 लाख बेयर्स हैं और 19 लाख आज जुड़े हैं। यानी देखो निफ्टी में तो बेयर्स गायब हो गए, बड़े दूर भाग गए जाके, जैसे नहीं इसराइल ने अटैक किया तो हमास वाले कहां चले गए, आपको पता है ना कहां पे बैठे हैं। जियो पॉलिटिकल आप देखते हो, आपका इंटरेस्ट भी है। वो एरिया क्या है, गाजा स्ट्रिप, वहां पे है। वो छोटा सा एरिया है, छोटी सी एक लाइन टाइप का एरिया है जहां पे बहुत सारे फिलिस्तीन या हमास वाले आप कह लो वहां पे बैठे हुए हैं, वो इसराइल का ही पार्ट है। वैसे ही निफ्टी में जब अटैक किया बुल्स ने तो बेयर्स तो भाग गए 20,000 की तरफ, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं भागे। बैंक निफ्टी वाले ईरान टाइप के हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम पे अटैक करो तुम। ये बैठे हुए हैं 44,500 पे। देखो अगर 44,500 जैसे कल, आपको याद है ना कल कितनी बेयरिश पोजीशन थी, यहां पे डेटा मेरे पास है। कल 44,000 पे बेयर्स बहुत ज्यादा थे और बुल्स भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था यार दबाव तो बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। लेकिन हुआ क्या, आप देखो बैंक निफ्टी में हुआ क्या आज। बैंक निफ्टी को अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बेसिकली बैंक निफ्टी में जो तेजी आई ना वो शॉर्ट कवरिंग है। निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग नहीं है, निफ्टी में प्रॉपर थी, यहां पे शॉर्ट कवरिंग है। आप देखोगे लगभग पहले हाफ में पहला 3 घंटा देखोगे बिल्कुल आप 44,000 44,100 के रेंज पे बिल्कुल बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। क्यों बढ़ नहीं पाए, क्योंकि यहां पे बेयर्स की अच्छी खासी पोजीशन थी और यहां पे बुल्स भी फंसे हुए थे। हुआ क्या, पहले 3 घंटे में जो बुल्स फंसे हुए थे ना, जब एक तरफा बढ़ा नहीं, 3 घंटे तक नहीं बढ़ा, तो जो बुल्स फंसे हुए थे वो कहेंगे ठीक है मेरा लेवल आ गया, मैंने 44,000 की पोजीशन बनाई, मेरा लेवल आ गया, मैं पोजीशन कम कर देता हूं। वो कम करते गए, बेयर्स बैठे रहे। अब क्या हुआ, जो बड़ी कैंडल के साथ आपने 44,100 को ब्रेक किया ना, तब आपके ये बेयर्स ट्रैप हो गए। अब जब बेयर्स ट्रैप हो गए तो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो भारी शॉर्ट कवरिंग आई है। बेसिकली आपके जो 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा आई है ना, वो शॉर्ट कवरिंग के कारण आई है, क्योंकि 44,000 पे दबा के शॉर्ट पोजीशन कल बनी हुई थी। सेम चीज कल भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं होगा होगा, ये आपको इंट्राडे में जज करना पड़ता है आजकल। और आजकल एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा पोजीशन बनती है, इसीलिए अब आप टेक्निकल ऑप्शन चेन दोनों देखोगे, इंट्राडे में एक्सपायरी वाले दिन ना ट्रेडिंग में काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। अब आप देखोगे 44,500 पे बेयर्स की पुरानी पोजीशन आज बनाई भी है, लेकिन 50 लाख की पोजीशन है। अगर मान लो 44,600 के ऊपर आप टिक जाते हो, जैसे आज आप टिके हो, अब टिकने का क्या मतलब है, कभी कभी तो 15 मिनट में भाग जाता है। अब लेकिन आज देखो, आज तो 3 घंटे लग गए इसको ब्रेकआउट देने में। सिंपल है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन जाती है, जो आपको 44,800 44,900 की तरफ लेके जाएगी, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस। तो ध्यान देना, इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी इस टाइप से शॉर्ट कवरिंग की मिल सकती है, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ध्यान रखना इस चीज पर। एनीवेज, अच्छा बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की चर्चा करने जा रहे हैं। ये उतनी ज्यादा हैवी नहीं है जितनी आपकी निफ्टी की है। इसको देखोगे ये 1.2 पे है, ये उतनी नहीं है, ये ठीक है। एडवांस डिक्लाइन देखोगे
बैंक निफ्टी में कल जितनी खराब थी वो आज उतनी अच्छी है। 11 शेयर ऊपर थे, 1 शेयर नीचे था। कल सरकारी बैंक दबा के गिरे थे, आज सरकारी बैंक कहते हैं कि आज मैं दबा के बढ़ जाऊंगा। मतलब जो कल किया उसका उल्टा आज किया है बेसिकली। जो कल किया उसका उल्टा आज किया है, यही काम है। अच्छा, एक बार ब्रॉडर मार्केट देख लेते हैं, इनके अभी नाम ले देते हैं और फिर चलते हैं स्ट्रेटजी पे। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे, मिड कैप स्मॉल कैप, कल जितना गिरे आज उतना या उससे थोड़ा ज्यादा रिकवर कर गए। बेसिकली जूम इन करके देखोगे तो किया क्या, गैप फिल किया है। स्मॉल कैप ने क्या किया, गैप फिल किया है, कुछ नहीं कार्य किया है। इस वॉर की वजह से जितना गिरे वो जाके गैप फिल कर दिया। अब सेम चीज बार बार रिपीट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो रिपीट करूंगा ही ना, मेरी 3 दिन से वही स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप्स, परसों भी थी, कल भी थी, आज भी है। नीचे आएगा खरीदेंगे, सेम स्ट्रेटजी, हम बदलाव कुछ भी नहीं है। निफ्टी में लेवल्स, पहला अच्छा सपोर्ट है 19600 के आसपास। अच्छा ध्यान देना एक चीज, 19600 कहता ना, तो इसका प्लस माइनस 20 पॉइंट कर लेना, मतलब ये 19580 19620 ऐसा रेंज निकल के आता है। तो कहीं से वो आपको प्राइस एक्शन हल्की सी देखनी पड़ेगी यार। ट्रेड करोगे इंट्राडे में तो बैठोगे ना स्क्रीन के सामने, तो देख लेना। लेकिन बेसिकली ये ऑप्शन चेन से 19600 के आसपास निकल के आती है और बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार नहीं लगाया है क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी आसपास है, अनसर्टेनिटी भी है, बड़े मूव दोनों साइड पे आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा नीचे स्टार वाली पोजीशन है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री का प्रयास जरूर करेंगे और यहाँ के बुल्स की एंट्री होगी। कौन सा लेवल है, 19500 19460। आप 3 दिन पहले देखोगे तो भी ये था, कल देखोगे तो भी ये था, आज देखो आज भी यही है, क्योंकि जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो तो है ही। और इसके नीचे का लेवल तो डेफिनेट बाय जोन है, डेफिनेट बाय जोन है, लेकिन इतना दूर है कि इसका नाम नहीं लूंगा वरना आप नाराज हो जाओगे। ऊपर रेजिस्टेंस 19675 से 19725 पहली रेजिस्टेंस है, आप देखोगे वहीं पे तो चल रहे हो, हाँ तो वहीं पे चल रहे हो, कल भी बात की थी और यहीं पे रुके हो। लेकिन स्टार तो नहीं लगाए, स्टार कहां पे लगाए, वो ये 19800, तो 19780 से 19820 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। काफी चर्चा कर चुका हूं, बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। पहली सपोर्ट 44 से 43800 है, यहां पे आती है बुल्स की एंट्री डेफिनेटली होगी। बीच में कुछ करने लायक नहीं है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी सपोर्ट है, ओवरऑल सबसे बड़ी सपोर्ट है, पोजिशनल तौर पे सबसे बड़ी सपोर्ट है। लेकिन इतनी दूर है कि चर्चा नहीं करेंगे, लिखा हुआ लिखा रहने दो यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस 44500 से 44600, कल भी यही कही थी, यहीं पे जाके रुका है। और आज भी ऑप्शन चेन में देखा ना, हाईएस्ट मंदी वाले कहां बैठे हैं, 44500 पे बैठे हैं। ये ब्रेक हो जाएगा, मान लो 44600 के ऊपर निकल जाएगा, तो हल्की सी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो अगेन 150 से 200 पॉइंट जैसे आज दिया वैसे ही कल भी दे सकती है अगर निकलती है तो ये कहां पे जाती है, फिर ये जाएगी 44750 से कहीं 44900, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। और मेरा मानना है कि ऐसा एक बार में आप ब्रेक भी नहीं करोगे, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी तो है ही बाजार में, एक दिन में पूरा ऐसा थोड़ी होगा कि सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दोगे, ऐसा एक दिन में तो नहीं होगा। एक दो बार अटेम्प्ट लोगे, एक दो बार नीचे आओगे, थोड़ा समय बिताओगे, मजबूती दिखाओगे, फिर तोड़ोगे ना बड़े रेजिस्टेंसेस को। तो ऐसा मेरा मानना है, उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो, पता नहीं अभी टाइम देखूंगा फिर लगेगा अरे बहुत बड़ा हो गया। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।